चलो, गुड मॉर्निंग। आज से हम शुरुआत करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने इसके देखा था कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा होता है। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमने देखा था इस तरीके से। कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3 के हिसाब से, पार्ट 1 के हिसाब से हमने देखा था कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है। आज हम इसका एक एक आइटम को डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसके लिए हमें क्या पढ़ना है? कंटेंट ऑफ बैलेंस शीट। कंटेंट ऑफ बैलेंस शीट पढ़ना है। अब कंटेंट ऑफ बैलेंस शीट में शेड्यूल 3 हैज ब्रॉडली डिवाइडेड बैलेंस शीट इनटू 2 पार्ट्स। बैलेंस शीट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक को नाम दिया गया इक्विटी एंड लायबिलिटी और दूसरे को नाम दिया गया एसेट्स। तो सबसे पहला डिस्कशन जो होगा वो हमारा होगा इक्विटी एंड लायबिलिटी पे। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी की शुरुआत करते हैं हम। इक्विटी एंड लायबिलिटीज क्या है? एक एक चीज बड़े अच्छे से ध्यान रखना मित्रों, क्योंकि एग्जाम में 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता ही आता है और उसमें ये पूछा जाता है आप लोगों से कि कौन सा आइटम किस हेड या किस सब हेड में आता है। तो हम शुरुआत करते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी से। मेन कंटेंट ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी आर, मेन कंटेंट यानी मेन हेड, मेन कंटेंट यानी कि मेन एक सेकंड, मेन हेड, मेन हेड्स कौन कौन से हैं? तो मेन हेड्स हैं शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। ये 4 मेन हेड हैं। इसके बाद जो है वो सब हेड हैं। तो शुरुआत करते हैं शेयर होल्डर फंड से। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है ये देखते हैं हम। शेयर होल्डर फंड में आता है, शेयर होल्डर फंड कंप्राइज ऑफ 3 आइटम। शेयर होल्डर फंड में 3 चीजें आती हैं। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। यानी कि जो मेन हेड है वो है शेयर होल्डर फंड और जो सब हेड है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंटी। ये तीनों के हैं सब हेड्स हैं। शेयर कैपिटल में क्या आता है ये हम समझते हैं। तो शेयर कैपिटल में आता है द कैपिटल ऑब्टेन्ड बाय इशू ऑफ शेयर इज टर्म्ड एज शेयर कैपिटल। शेयर आप एक चैप्टर है अपने इसमें कंपनी अकाउंट करके एक पार्ट है इसका, उसमें शेयर कैपिटल और डिवेंचर 2 चैप्टर हैं। जो दोनों चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, उनकी ऑलरेडी रिकॉर्डिंग अपलोडेड है। आपको यदि कुछ दिक्कत है तो आप वहां से उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो जब भी कंपनी अपनी कैपिटल रेस करने के लिए, कैपिटल क्रिएट करने के लिए शेयर्स इशू करती है, शेयर सिंपल सा क्या होता है, जो भी कंपनी की रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल है उस रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल को कंपनी स्मॉल नंबर ऑफ पीसेस में डिवाइड कर देती है, स्मॉल डिनोमिनेशन ऑफ रुपी वैल्यू से। तो जो उसको मिलता है वो शेयर कहलाता है। अब ये शेयर जब कंपनी बेचती है और पैसे इकट्ठा करती है तो उसी को बोला जाता है शेयर कैपिटल, क्योंकि ये किसी एक बंदे का पैसा नहीं होता, पूरे पब्लिक का होता है, इसलिए ये शेयर कैपिटल कहलाती है। अंश पूंजी जिसमें सबका पैसा शामिल है। सम इंपोर्टेंट आइटम्स क्या है इसके? नंबर एंड अमाउंट ऑफ शेयर अथॉराइज्ड, कितने शेयर अथॉराइज्ड हैं। उसके बाद नंबर ऑफ शेयर इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। हालांकि ये बैलेंस शीट का पार्ट अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी आप एक बार और देख लें। पार वैल्यू ऑफ शेयर, रिकंसलेशन, कॉल अनपेड, कॉल इन अरियर, फॉरफिटेड शेयर, ये सारी चीजें इसमें लिखी जाती हैं। एग्रीगेट नंबर ऑफ क्लास ऑफ शेयर अलॉटेड, ये सारी बातें उसमें शेयर कैपिटल के लिए लिखी जाती हैं। इस तरीके से प्रेजेंटेशन आपका नोट्स टू अकाउंट्स में शेयर कैपिटल का होता है। क्या होता है उसमें? सबसे पहले शेयर कैपिटल आप हेडिंग दे दोगे। शेयर कैपिटल हेडिंग देने के बाद आप लिखोगे अथॉराइज्ड कैपिटल। अथॉराइज्ड कैपिटल में आप लिखेंगे, एक सेकेंड,
ऑथोराइज्ड कैपिटल में आप लिखेंगे शेयर, यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर लिख देंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर लिख देंगे, कितने शेयर कंपनी ऑथोराइज कर रही है और एक शेयर का कितना रुपया है। नॉर्मली 10 रुपया शेयर का प्राइस होता है। उसके बाद कंपनी इशूड कैपिटल लिखेगी, इशूड कैपिटल में यहाँ पर लिख देगी कितने नंबर ऑफ शेयर कंपनी इशू कर रही है और एक शेयर कितने में इशू कर रही है। जैसे यहाँ पर ऑथोराइज्ड में मान लीजिए 1 लाख शेयर है और ये सॉरी अपन इसको 2 लाख कर लेते हैं, और इशूड में 1 लाख शेयर है। अब सब्सक्राइब्ड करने गए तो मान लो कि 80,000 शेयर ही सब्सक्राइब किए लोगों ने, तो यहाँ पर आ जाएगा 80,000, 10 रुपए का एक शेयर। इस तरीके से ये प्रेजेंटेशन होगा। फिर सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, पूरा पैसा दे दिया तो फुल्ली पेड अप, पूरा पैसा नहीं दिया पब्लिक ने तो नॉट फुल्ली पेड अप। मतलब कॉल्स इन अरियर यहाँ से आप माइनस कर दोगे। मान लो लोगों ने 8 ही रुपए चुकाए तो 2 रुपए कॉल्स इन अरियर के नाम से माइनस हो जाएगा। शेयर फॉर फीचर क्या होता है, ये शेयर वाले चैप्टर में ऑलरेडी अपन ने पढ़ रखा है। तो कंपनी अकाउंट का जो इशू ऑफ शेयर कैपिटल चैप्टर है उसको आप पढ़ लेंगे एक बार, ये सारी टर्मिनोलॉजी आपकी अपने आप क्लियर हो जाएगी। और उम्मीद है आप अच्छे बच्चे हैं, कर भी लेंगे। तो ये प्रेजेंटेशन आपका शेयर कैपिटल का होगा इस तरीके से। जो अथोराइज्ड कैपिटल का अमाउंट है, ये अथोराइज्ड कैपिटल का अमाउंट बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। जो इशूड शेयर कैपिटल है उसका भी नहीं जाएगा, सिर्फ सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप का ही अमाउंट जो यहाँ पर निकल के आएगा वो जाएगा बस। ये यहां से लेकर के यहां तक का जो टोटल बैलेंस यहाँ पर आएगा, सिर्फ यही अमाउंट बैलेंस शीट में जाएगा। ये वाला बैलेंस शीट में नहीं जाएगा और ये वाला भी बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अथोराइज्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल मींस सच कैपिटल एज इज अथोराइज्ड बाय मेमोरेंडम ऑफ कंपनी टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी। आप यूं कह सकते हो अथोराइज्ड कैपिटल का मतलब उस कैपिटल से होता है जो मैक्सिमम कैपिटल एक कंपनी रेज कर सकती है। अथोराइज्ड कैपिटल जितना कंपनी लिख देगी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, उस वैल्यू को वो बढ़ा नहीं सकती। यदि बढ़ाना है तो उसके लिए कुछ लीगल रिक्वायरमेंट है जिनको फुलफिल करना पड़ता है। तो अथोराइज्ड शेयर कैपिटल कैन बी सब कैटेगराइज्ड इनटू इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। अथोराइज्ड कैपिटल के 2 हिस्से हो सकते हैं, क्योंकि शेयर 2 टाइप का होता है, एक होता है इक्विटी शेयर और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। तो ये 2 कैटेगरी हो सकती है। उसके बाद इशूड कैपिटल का मतलब है कंपनी ने जो शेयर पब्लिक में इशू कर दिए कि आप इसको इस शेयर को खरीदो और कंपनी को पैसे दो। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब वो है उस कैपिटल से है जो कैपिटल पब्लिक रेडी है परचेस करने के लिए, जिसके लिए पब्लिक पैसा देने को तैयार है, वो है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल अपन देख चुके हैं, फुल्ली पेड अप, नॉन फुल्ली पेड अप। कॉल्स इन कॉल्ड अप वैल्यू का मतलब है कि मान लो जैसे इन्होंने एग्जांपल के तौर पे दे दिया कि 10,000 शेयर कंपनी इशू कर रही है, एक शेयर 10 रुपए का है लेकिन कंपनी ने सिर्फ 7 रुपए कॉल किया, 3 रुपए नहीं किया, तो कॉल्ड अप वैल्यू कितनी हो गई, 7 रुपए। पेड अप का मतलब ये है, मान लीजिए शेयर होल्डर है पेड फॉर अगेंस्ट कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ 7 रुपए कंपनी ने मांगा लेकिन शेयर होल्डर ने सिर्फ 4 रुपए दिया, तो पेड अप में कितना चला जाएगा, 4 रुपए, और बैलेंस जो बचा 3 रुपए वो कहाँ चला जाएगा, कॉल्स इन अरियर में। कॉल्स इन अरियर मतलब बंदे ने डिफॉल्ट किया पेमेंट में ड्यू डेट पर, और कॉल्स इन एडवांस का मतलब होता है कि बंदे ने एडवांस में पैसा दे दिया और बैलेंस शीट में कॉल्स इन एडवांस को अदर करंट लायबिलिटीज में शो किया जाता है अंडर द हेड करंट लायबिलिटीज। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है कि द ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ मर्क्यूरी लिमिटेड इज ₹15 लाख divided into 1,50,000 equity share of ₹10 each. Out of these, the company issued 1 लाख इक्विटी शेयर। देखो 1.5 लाख इक्विटी शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है, कंपनी ने इशू किया 1 लाख,
यानी 1.5 लाख आपका हो गया क्या ऑथोराइज्ड कैपिटल, 1 लाख हो गया इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन। द पब्लिक अप्लाइड 98,000, यानी आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना हुआ 98,000 शेयर्स एंड ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, और पूरा पैसा मिल गया। तो देखो आपका कैसे आएगा प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में, ऑथोराइज्ड कैपिटल 1.5 लाख इक्विटी शेयर इंटू 10 रुपए का एक 15 लाख, इशूड शेयर कैपिटल 1 लाख शेयर 10 रुपए का एक तो 10 लाख, लेकिन सब्सक्राइब्ड में फुल्ली पेड अप कितना है 98,000 शेयर, 10 रुपए का एक शेयर है, टोटल 9,80,000, और ये 9,80,000 ही बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। तो ये देखिए बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में 9,80,000 ही लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या कहता है मित्रों, मून लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विथ कैपिटल ऑफ ₹40 लाख। ₹40 लाख रजिस्टर्ड कैपिटल है, डिवाइडेड इनटू 4 लाख शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है। कंपनी इशूड 2 लाख इक्विटी शेयर फॉर सब्सक्रिप्शन टू द पब्लिक। कंपनी पब्लिक अप्लाइड फॉर 190,000 इक्विटी शेयर and all the money was duly received except the final call of 2 per share on 5,000 शेयर। क्या है उनको 1,90,000 पब्लिक ने अप्लाई किया, जिसमें से पब्लिक ने क्या किया बेटा 5,000 शेयर पे 2 रुपए नहीं दिए, यही क्या है कॉल्स इन अरियर है। अब इसका प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में किस तरीके से होगा, तो इसका प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में कुछ ऐसा होगा, इक्विटी शेयर सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट्स बनेगा बेटा, नोट्स टू अकाउंट्स में क्या आएगा शेयर कैपिटल में सबसे पहली हेडिंग अथोराइज्ड 4 लाख इक्विटी शेयर है, 10 रुपए का एक, टोटल 40 लाख। इशूड में कंपनी ने 2 लाख इशू किए थे, ये आपने देखा यहाँ पर कि कंपनी इशूड 2 लाख, तो 2 लाख इशूड में आ गया, 10 रुपए का एक शेयर 20 लाख। उसके बाद सब्सक्राइब्ड में कितना आया, जो पब्लिक ने अप्लाई किया। सब्सक्राइब्ड की 2 कैटेगरी बनेगी बेटा, एक बनेगी फुल्ली पेड और एक बनेगी नॉट फुल्ली पेड। तो जो 2 कैटेगरियां बनेगी, एक फुल्ली पेड अप और दूसरी नॉट फुल्ली पेड अप। टोटल एप्लीकेशन आई थी 1,90,000 शेयर के लिए, जिसमें से 185 पे पूरा पैसा मिला और 5,00,000 पे पूरा पैसा नहीं मिला। तो 185 इंटू 10 टोटल 18,50,000 पूरे मिल गए। नॉट फुल्ली पेड में 5,000 का शेयर है, 10 रुपए का एक 50,000, उसमें से कॉल सीनियर 2 रुपए का जो फाइनल कॉल का नहीं मिला था वो माइनस हो गया। तो यहाँ कितना बचा 40, और ये दोनों का टोटल मिला करके 18,90,000, और बैलेंस शीट में कितना आएगा 18,90,000 ही बैलेंस शीट में जाएगा, यानी अथोराइज्ड और इशूड बैलेंस शीट में नहीं जाता है। 2 एग्जांपल हो गए, समझता हूं कि अब आप लोगों ने इसको अच्छे से देख लिया होगा, अब आप इसको करने में सक्षम है। हम अगली कुछ हेडिंग्स की ओर और चलते हैं। अब हमारी सेकंड हेडिंग आती है जिसकी बात करना है हमको, वो है रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब है, रिजर्व डिनोट द अमाउंट सेट असाइड और आउट ऑफ प्रॉफिट टू मीट एनी फ्यूचर रिक्वायरमेंट और कंटिजेंसी। रिजर्व का मतलब ये है कि जो कंपनी ने साल भर में प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट में से थोड़ा सा हिस्सा निकाल करके अलग रख दिया, और वही अमाउंट क्या कहलाया रिजर्व। Reserves strengthen the financial position of the company against unforeseen losses। रिजर्व कंपनी को उन चीजों में स्ट्रेंथन करता है फाइनेंशियल पोजीशन जो लाइबिलिटीज अननोन है। जैसे समझो बच्चा, क्या है, मान लो कि जैसे तुम हर आदमी अपनी रियल लाइफ की बात करें हम, तो हर आदमी पैसे कमाता है, और जो भी उसकी अर्निंग होती है उस अर्निंग को वो क्या करता है,
उस अर्निंग को वो बंदा उस अर्निंग में से थोड़ी सी सेविंग वो बंदा कर लेता है। अब जब वो बंदा जो सेविंग करता है, वो सेविंग ही क्या है, रिजर्व है। वो रख लेता है कि नहीं भैया इतना, मान लो मेरी इनकम 10,000 रुपए महीने है, उसमें से मैं 1,000 रुपए महीने बचा के रखूंगा, ये इमरजेंसी केसेस में काम आएंगे। ऐसे ही कंपनियां भी क्या करती हैं, जो प्रॉफिट अर्न करती हैं उसमें से कुछ अमाउंट बचा के रख लेती हैं कि ये फ्यूचर में यदि कोई दिक्कत आई तो उसकी लायबिलिटी पेमेंट करने के काम आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर कंपनियां किस तरीके से प्रॉफिट को मेंटेन करती हैं, तो कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व हमने ऑलरेडी पढ़ा है, इशू ऑफ डिवेंचर के बाद रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर नाम का एक चैप्टर है आपकी क्लास में, उसी में हमने पढ़ा है रिडम्पशन, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जो 25% क्रिएट करना पड़ता है। रिवैल्यूएशन रिजर्व, यदि एसेट्स वगैरह का रिवैल्यूएशन हुआ। शेयर ऑप्शन ट्रेडिंग अकाउंट, अदर रिजर्व, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। ये सारे रिजर्व के, रिजर्व एंड सरप्लस में हमको चीजें लिखनी होती हैं। इन एडिशन टू द आइटम्स मेंशन्ड अबव, अ कंपनी में आल्सो हैव अदर रिजर्व्स लाइक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये ऊपर जो रिजर्व लिखे हैं उनके अलावा भी कुछ रिजर्व होते हैं, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सच रिजर्व्स आर आल्सो सेपरेटली इन द नोट्स टू अकाउंट्स। रिजर्व एंड सरप्लस में ही ये चीजें भी आती हैं। जैसे देखो ये एक क्वेश्चन है, प्लूटो लिमिटेड हैज एन ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹5 lakh in surplus that is balance in statement of profit and loss. During the year ended 31st March 2019, it suffered a loss of 2 lakh. So the amount that will carried in the balance sheet, 5 लाख का इनके पास रिजर्व सरप्लस है, 2 लाख का लॉस हो गया, तो कैसे आएगा रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंस शीट में, कैसे शो होगा? 5 लाख का ओपनिंग बैलेंस है इनके पास, माइनस लॉस हो जाएगा और बचा कितना, 3 लाख। 3 लाख ही बैलेंस शीट में जाएगा। उसके बाद अगला एग्जांपल, जुपिटर लिमिटेड के पास रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है 3 लाख। टोटल कितना हो गया, 6 लाख रुपए। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी इनकर्ड ए लॉस ऑफ 1,20,000। हाउ इट विल बी शोन इन नोट्स टू अकाउंट्स। इसको आप कैसे शो करोगे? इस ये जो टोटल आपके पास 6 लाख का रिजर्व है, इसमें से 1,20,000 आपके माइनस हो जाएंगे, तो जो बचा वो बैलेंस शीट में अब आएगा। तो कैसे करोगे? जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रॉफिट। प्रॉफिट में से आपने लॉस माइनस कर दिया, बचा 81, टोटल 480 बैलेंस शीट में कहाँ दिखेगा? रिजर्व एंड सरप्लस में। ठीक है, फिर अगला एग्जांपल है डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जनरल रिजर्व और सरप्लस। ये बैलेंस टोटल है आपका कितना, 6 और 6 12 लाख का। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी अर्नड प्रॉफिट ऑफ 3 लाख। कंपनी को 3 लाख का प्रॉफिट हुआ। इसने ये सोचा कि 1,20,000 रुपए DRR में डाल दें और 80,000 रुपए जनरल रिजर्व में डाल दें, और कंपनी ने इक्विटी डिविडेंड 1 लाख रुपए करंट ईयर में और 70,000 प्रीवियस ईयर का देने का वादा किया। तो देखो रिजर्व एंड सरप्लस में डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में जो ट्रांसफर होना है 1,20,000 जुड़ के टोटल 5,20,000 हो जाएगा। जनरल रिजर्व में जो 80,000 जुड़ना है वो जुड़ के टोटल 280 बाहर हो जाएगा। जो सरप्लस है बैलेंस शीट का ओपनिंग 6 लाख का, ये ओपनिंग 6 लाख का बैलेंस है स्टेटमेंट ऑफ P&L का। इसमें से क्या होगा कि 3 लाख का जो इनकम है वो प्लस होकर टोटल 9 लाख। 9 लाख में से जो DRR में गया वो माइनस, जनरल रिजर्व में गया माइनस, और जो डिविडेंड हमने दिया 70,000 का वो भी माइनस। टोटल कितना बचा? 630। और ये टोटल तीनों मिला करके आया 14,30,000। ये चला जाएगा बैलेंस शीट के रिजर्व एंड सरप्लस में। अब अगला हेड आता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट का क्या है? ए शेयर वारंट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इसके शेयर अगेंस्ट वारंट, अलॉटेड अगेंस्ट वारंट में यदि कुछ पैसा मिला है तो उसको अपने को शेयर होल्डर फंड में अलग से शो करना है। देखो
if a company has issued share and has received application money but date of allotment falls after the balance sheet, क्या हुआ, कंपनी ने शेयर इशू किए और उनको पैसे मिल गए लोगों से, पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया और अमाउंट पे कर दिया, तो क्या होगा, लेकिन जो बैलेंस शीट की डेट है, जो बैलेंस शीट की डेट है वो पहले है और जिस दिन कंपनी को शेयर अलॉट करना है पब्लिक को वो डेट अलग है, तो फिर देन सच एप्लीकेशन मनी शोन अगेंस्ट शेयर वारंट, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इट इज शोन इन बैलेंस शीट। तो यदि रिफंडेबल है तो उसका अलग ट्रीटमेंट होगा, एप्लीकेशन एक्सेस एप्लीकेशन मनी यदि रिफंडेबल है तो उसको अलग तरीके से शो करना है, और यदि रिफंडेबल नहीं है तो उसको पेंडिंग अलॉटमेंट में डालना है। फिर अब हम अगले हेड की तरफ जाते हैं, नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी हेड से मतलब है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से, वो लायबिलिटी जिनका पेमेंट मोर देन 1 ईयर या मोर देन 5 ईयर में करना है। The term non-current liability is defined as a negative manner. Non-current liability is a liability which is not classified under current liability. The term non-current liability is defined in a negative manner. So before we proceed to items of non-current liability, it is important to first understand the meaning of current liability. तो ये हम समझ लेंगे, current liability का मतलब ये होता है वो liability जो एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पेमेंट करना है, या फिर ऑपरेटिंग साइकिल यदि आपका 12 महीने से ज्यादा का है तो 12 महीने मैक्सिमम आपके यदि पेमेंट की कोई जिम्मेदारी है तो वो कहलाएगा करंट लायबिलिटी। इनका ये कहना है कि यदि ऐसी कोई लायबिलिटी है जिनका सेटलमेंट नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में हो जाएगा तो हम उसको करंट लायबिलिटी बोलेंगे, यदि हमारा ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से बड़ा है तो हम उसको 12 महीने मैक्सिमम ले लेंगे। अब ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है टाइम पीरियड टेकन इन कन्वर्जन ऑफ कैश इनटू कैश। यदि हम कैश या कैश इक्विवेलेंट को जितने समय में कन्वर्ट कर देते हैं कैश या कैश इक्विवेलेंट में, तो वो टाइम पीरियड कहलाता है ऑपरेटिंग साइकिल। फॉर एग्जांपल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपके पास है, उसमें से आपने रॉ मटेरियल परचेस किया, उसमें आपको 1 महीना लगा, फिर आपने उसको प्रोसेस किया और फिनिश्ड गुड तैयार किया तो आपको 1.5 महीने लगे, उसके बाद आपने इन्वेंटरी 1 मंथ तक अपने पास रख के रखी, उसके बाद आपने उसको बेचा, फिर आपने जिसको बेचा उससे आपको 2 महीने बाद पेमेंट मिला, यानी कि टोटल 1 महीने, 1.5 महीने, 2.5 महीने और एक 3.5, 3.5 और 2 5.5, 5.5 महीने में आपका ये जो कैश था वो वापस कैश में कन्वर्ट हो गया। तो 5.5 महीने का आपका एक ऑपरेटिंग साइकिल है। अभी 5.5 महीने में जितना भी आपको पेमेंट देना है, देने की लायबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है, वो करंट लायबिलिटी है, और बियॉन्ड दिस नॉन करंट लायबिलिटी है। अच्छा सर, यदि ये ऑपरेटिंग साइकिल 5.5 महीने में कंप्लीट नहीं होता, 15 महीने में कंप्लीट होता, तो आप 12 महीने के अंदर जितना पेमेंट करना है वो आपकी क्या हो जाती, करंट लायबिलिटी हो जाती। यानी ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। जैसे यहाँ पर देखो ऑपरेटिंग साइकिल 7 महीने का है, पेमेंट 6 महीने में करना है मतलब करंट लायबिलिटी है। 10 महीने का है, पेमेंट 12 महीने में करना है, करंट लायबिलिटी है। इसका ऑपरेटिंग साइकिल 11 महीने का है, पेमेंट 16 महीने में करना है, मतलब ये नॉन करंट है। ट्रेड 16 महीने का ऑपरेटिंग साइकिल है, 14 महीने में करना है, मतलब नॉन करंट है। ट्रेड पेबल 19 और 22 12 महीने से ऊपर है, मतलब नॉन करंट है। तो अब नॉन करंट लायबिलिटी में 4 आइटम आते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी में 4 कौन कौन से आइटम आते हैं? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। एक एक आइटम को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो नॉन करंट लायबिलिटी में 4 चीजें आ गई। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का मतलब है कि वो बोरोइंग्स जिनका पेमेंट आपको 12 महीने के बाद करना है, जिनका पेमेंट 12 महीने के बाद करना है, जैसे डिवेंचर, बॉन्ड, टर्म लोन, लोन फ्रॉम बैंक, अदर पार्टीज, पब्लिक डिपॉजिट, अदर लोन्स एंड एडवांसेस,
ये सारी चीजों का पेमेंट 12 महीने से के बाद करना है, तो ये सब क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होता है, जैसे डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी तब होती है जब हमारी इनकम मोर देन टैक्सेबल इनकम हो। इनकम इज फाउंड टू बी मोर देन टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम इज द इनकम डिटरमाइंड एज पर टैक्स लॉ, whereas accounting income is determined as per accounting practices। तो यदि आपके पास जितनी टैक्सेबल इनकम है उससे ज्यादा इनकम आ गई, तो जो डिफरेंशियल इनकम है उस पर आप डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी का एक प्रोविजन बना लेंगे कि मुझे ये जो एक्स्ट्रा इनकम है, टैक्सेबल इनकम से ज्यादा जो इनकम हुई है, इस पर टैक्स मेरे को फ्यूचर में देना है, इसलिए इस पर डिफर्ड मतलब डिले। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और कोई ऐसी लायबिलिटी जिनका पेमेंट 12 महीने के बाद का है, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया है, ट्रेड पेबल अभी हमने एग्जांपल के तौर पे देखा भी था। फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ऐसे प्रोविजन जो लंबे समय के लिए बनाए गए हैं, जैसे रिटायरमेंट बेनिफिट है, प्रोविडेंट फंड है, शेयर वारंट्स आर प्रोविजन फ्रॉम वारंट क्लेम है, या फिर हमने वो देखा था डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, तो वो सारी चीजें वहां पे चली जाएंगी। करंट लायबिलिटीज का मतलब क्या है कि जिनका पेमेंट हमें ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर करना है या फिर मैक्स टू मैक्स 12 महीने के अंदर करना है, तो करंट लायबिलिटी आएगी। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म बोरोइंग से मतलब वही लोन रिपेबल ऑन डिमांड फ्रॉम बैंक, अदर पार्टीज, loans and advances, deposit, bank overdraft, cash and credit, other loans and advances। ट्रेड पेबल क्लियर अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इंटरेस्ट वगैरह ये सारी चीजें आ जाएंगी। फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये सारी चीजें आपकी आ जाएंगी। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कुछ इस तरीके से आता है कि नेम द सब हेड अंडर द मेजर हेड ऑफ शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी एंड करेंट लायबिलिटी। तो शेयर होल्डर फंड, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, इनके जो नॉन करेंट लायबिलिटी के हेड हैं ये हो गया, और करंट लायबिलिटी के हेड ये हो जाएंगे। ठीक है। बाकी की प्रैक्टिस हम कल करेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।